नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग और वितरण का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था कहलाया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से इसको 6 भागों में बांटा गया था और आज हम केवल 2 ही भागों की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है, एक तो है ये स्वामित्व के आधार पर और दूसरा है विकास के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है और विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर 3 भाग इसके: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके गुण और दोष कल के वीडियो में हम लेंगे। तो आज हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पूंजीवादी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है ये जिसमें निजी व्यक्ति अकेले अथवा समूह के रूप में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व रखते हैं और वे प्राय अपनी पसंद के अनुसार इन आर्थिक साधनों के उपयोग करने का अधिकार रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये 5 जो उत्पादन के साधन हैं, इन पर किसी निजी व्यक्ति का या एक समूह का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, उन्हीं की मनमानी उन पर चलती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। किसी अकेले व्यक्ति का इसमें अधिकार नहीं है, इसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप इसमें होता है। तो इसे हमने कहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो निजी संपत्ति का अधिकार होता है, कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें उस प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति विशेष का ही अधिकार पाया जाता है। अन्य व्यक्ति उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न राज्य सरकार उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। जो भी इनकम होती है वो सब उसी व्यक्ति की, निजी व्यक्ति की होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें आता है उत्तराधिकार या विरासत की प्रणाली पाई जाती है। कि इस अर्थव्यवस्था में उत्तराधिकार यानी जो व्यक्ति पहले से बहुत अमीर हैं और वो अपनी जो संपत्ति है उस संपत्ति को अपने पुत्र को या प्रपौत्र को वो चली जाती है। विरासत कहने का मतलब ये है कि जो बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी कमाई है वो बच्चे को चली जाती है और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे गरीबी बने रह जाते हैं। तो ये विशेषता है इसकी, उत्तराधिकार इसमें विरासत प्रणाली पाई जाती है। तीसरे अगर बात करें विशेषता की तो इसमें इच्छा अनुसार संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार होता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की ही प्रॉपर्टी इसमें है, न राज्य सरकार का इसमें, न केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप होता है। और जो भी इनकम होती है वो किसी व्यक्ति विशेष की होती है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार ही अपनी जो संपत्ति है उसका उपयोग करता है। आगे बात करें हम नंबर 4 में, तो इसमें इच्छा अनुसार वस्तुओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता पाई जाती है। बात ठीक है, जब पैसा किसी व्यक्ति, अकेले व्यक्ति के पास में ही है और किसी दूसरे की उस पर निगरानी नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो अपनी मनमर्जी वो करता है। अपनी मनमर्जी से ही पैसे का उपयोग कहें या उपभोग कहें, अपनी स्वतंत्र होता है वो बिल्कुल। तो वस्तुओं का जो उपयोग करता है वो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से करता है। आगे अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो इसमें जो पूंजीपति है उसमें लाभ का जो अंतिम उद्देश्य है वो केवल निजी हित में माना जाता है। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि एक सत्ता, जैसे राजा होता है उसी प्रकार से एक पूंजीपति की सत्ता इसमें चलती है और उसकी जो भी कंपनी है या जो भी वो इनकम कर रहा है उस पर अकेले व्यक्ति का ही
अधिकार होता है, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसका जो अंतिम उद्देश्य होता है पूंजीपति का, वो अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। और नंबर 6 में हम बात करें तो जो राष्ट्रीय आय है उसका असमान वितरण पाया जाता है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। असमान वितरण का मतलब कि कुछ गिने चुने व्यक्तियों के पास में ही पैसा होता है, बाकी संपूर्ण जनता के पास समान रूप से पैसा नहीं होता है। उनकी जो इनकम होती है वो बहुत ही कम के बराबर होती है और हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं होते हैं। जो बेचारे गरीब होते हैं या असहाय होते हैं, अज्ञान होते हैं, उनकी बातों को सुना तक नहीं जाता है और ना ही प्रॉपर्टी पे उनका कोई अधिकार होता है। तो आगे अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें ये विशेषता इसकी है। और नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पूंजीपति बनने के क्रेताओं में भी और विक्रेताओं में भी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है कि इस अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति के पास में पैसा है तो जो दूसरा व्यक्ति पूंजीपति है तो वो उस पैसे वाले यानी पहले वाले पूंजीपति से अपनी प्रतिस्पर्धा रखता है कि उसके पास जो पैसा है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास भी पैसा हो। उनको गरीब तबके से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, उनमें दोनों में ही कंपटीशन पाया जाता है। तो पैसे की या पूंजीपति की या बहुत ज़्यादा पैसा रखने की इसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो इस अर्थव्यवस्था की ये भी एक विशेषता है कि आपस में जो पूंजीपति होते हैं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो जो कीमत का निर्धारण है वो किसी सत्ता के द्वारा नहीं किया जाता। कीमत का निर्धारण वस्तु उत्पादन जो पूंजीपति ने किया और जो वस्तु प्रोडक्ट हुई है उस वस्तु का जो कीमत का निर्धारण है वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वो पूंजीपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वो कितना उससे लाभ कमाना चाहता है। तो जो कीमत का निर्धारण होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी टीम के द्वारा ही निर्धारित होता है, उसमें अन्य व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि उत्पादन के साधनों पे भी उसका अधिकार है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन सभी पे व्यक्ति विशेष का अधिकार है। तो इस अर्थव्यवस्था में 2 तबके बन जाते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था है जो गरीब लोगों के लिए बिल्कुल ही गलत है मानी जाती है। और दूसरी तरफ अगर इसकी अच्छाई की हम बात भी करें तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो बहुत ही तेज़ गति से माना जाता है। दूसरी इसमें विशेषता ये है कि अधिकतम लाभ को माना जाता है। इसमें कोई मतलब नहीं व्यक्ति के पास में कितनी योग्यता है या कितनी नहीं है, बस देखा जाता है वो व्यक्ति प्रोडक्शन कितना दे रहा है, कितना वो लाभ कमा पा रहा है। तो व्यवसाय या काम धंधे चुनने की स्वतंत्रता इसमें पाई जाती है और हर एक व्यक्ति को इसमें काम नहीं मिलता है। जो अपने ही जिसको बोला जाता है कि विरासत के रूप में जो अपने ही लोग हैं उन्हीं को रोज़गार इसमें मिलता है, हर एक व्यक्ति को रोज़गार इसमें नहीं दिया जाता है। तो आज की जो हमने बात करी थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो जहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा इसका क्या अर्थ है और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसमें कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनके पास पूरी सत्ता का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो वो कमाता है वो सारा पैसा उसी का रहता है। और विशेषता जो हमने इसकी 8 विशेषताएं बताई है वो सब इसी में शामिल है कि उत्तराधिकार का नियम है, निजी संपत्ति है और उत्पादन पर भी उसका अधिकार है, इच्छा अनुसार वो वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाई। और अगली इसकी जो वीडियो में हम बात करेंगे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से इसके दोष हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।